हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम इसी महीने के अंतिम सप्ताह में लगभग 90% बना हुआ है कि आपका पेपर शुरू हो जाए। तो इसी को देखते हुए आज की इस क्लास में एक ऐसा पेपर आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और सभी सब्जेक्ट में आपकी तैयारी किस लेवल की है। आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए मेन दो सब्जेक्ट हैं, एक तो जीके है और एक इंग्लिश है, लेकिन इसके अलावा हम मैथ और रीजनिंग के सवाल को भी डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन साथ में देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इस बार एसएससी ने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया है, तो करंट अफेयर के सवाल अधिक पूछ रही है, तो उसको भी हम लोग कवर करते हुए साथ में चलने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में कुल क्वेश्चनों की संख्या 70 रहने वाली है और आप सभी का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी आपका क्वेश्चन मिलेगा वो हिंदी भाषा में रहेगा। तो डेली क्लास आपको शाम को 7:30 बजे मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और यहाँ से हर एक सब्जेक्ट में अपनी तैयारी को एनालिसिस भी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपके पास इतना समय है कि आप इसमें पढ़कर अपनी एग्जाम को पास कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 105 नंबर की भारत थी। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1950 में भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो साथियों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 प्रदान करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? बताइए, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो भाई छोटे जोत क्षेत्र के कारण संभव नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था? तो पश्चिमी जीवन शैली अपनाना इनका उद्देश्य नहीं था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। समुद्री समीर बहती है, तो समुद्री समीर बहती है कब? दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या मौसमी के समय? तो समुद्री समीर बहती है दिन के समय केवल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? तो साथियों याद रखिएगा, घट जाती है यानी डिक्रीज कर जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है पठारी प्रदेश को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? जैसे सीमा किरमानी
ये भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मल्लिका साराभाई, ये तो दो के नृत्यांगना है, एक तो देखिए भरतनाट्यम के हैं प्लस कुचिपुड़ी के हैं, दोनों की ये फेमस नृत्यांगना है। सुनंदा नायर, ये देखिए आपके मोहिनीअट्टम के हैं। शाश्वती सेन, ये तो कथक से संबंधित है। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, क्योंकि मोहिनीअट्टम नृत्यांगना पूछा है तो सुनंदा नायर एक मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? बताइए। तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1975 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको क्लास अपलोड हो तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। प्लस जो भी अब देखिए एसएससी एमटीएस का न्यूज या अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप सभी के पास न्यूज आएगी, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे। लगातार क्लास चलेगी, कल से या परसों से आपका दिन में 3-3 क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। मान के चलिए कि इसी महीने यानी जनवरी का महीना चल रहा है, लास्ट सप्ताह में इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है। रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? बताइए। रागमाला इन संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? तो रविशंकर की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? बताइए। भारतीय महिला प्रीमियर लीग यानी क्रिकेट का जो पहला संस्करण हुआ था किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ये WPL की बात कर रहा है, तो 2023 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? मालाबार तट भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? इनमें से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय वित्त आयोग ये किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? बताइए। बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कमला किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने प्रतिशत का होगा? बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने प्रतिशत का होगा? तो केवल 1.5% होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21। त्रिपुरा की खर्ची पूजा किस महीने मनाई जाती है? बताइए। त्रिपुरा की खर्ची पूजा किस महीने मनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये जुलाई अगस्त महीने मनाया जाता है त्रिपुरा की जो खर्ची पूजा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका पहला मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले अड्यार में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? बताइएगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? तो CRR कहते हैं। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरीके से किससे बनाया गया था? अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरीके से किससे बनाया गया था? तो पूरी तरीके से ईंटों से बनाया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो भाई मोहम्मद तुगलक के समय हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध कौन से वादक है? डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध कौन से वादक है? तो ये सरस्वती बीड़ा वादक है। डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध सरस्वती बीड़ा वादक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो शिलालेख 13 में किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? बताइए। 9वां जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप हुआ था 2024 में, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? किस देश में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा यूएई देश में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे संस्करण पूछ देगा तो 9वां संस्करण खेला गया था 2024 में। ठीक है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 16.50% है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? बताइएगा। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला की बात करेगा तो महाराष्ट्र की है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? आंध्र प्रदेश हुई है। तो इस प्रकार के संगीत से संबंधित यानी किस प्रकार के संगीत से संबंधित है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? बताइए। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। तो साथियों यहां से इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, उसका राइट आंसर देंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करिए। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी आप सभी को अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द बताना है। जैसे डिपार्टिंग और हैविंग, डिपार्टेड फ्रॉम ए कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, मतलब कि किसी देश से कहीं और बसने के लिए प्रस्थान करना या प्रस्थान कर जाना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
भाई किसी देश से यदि भारत देश में रह रहे हैं और आपको कहीं और बसना है तो उसके लिए आप प्रस्थान कर गए या आप करने वाले हैं, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? जैसे इमिग्रेंट बोलेंगे, देश को छोड़कर कहीं और बसने वाला, तो यही हो जाएगा, इमिग्रेंट बोलते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देश को छोड़कर और कहीं बसने वालों को क्या बोलेंगे भाई? इमिग्रेंट बोलेंगे। एक्स कम्युनिकेट को क्या बोलेंगे भाई? एक्स कम्युनिट के जो बहिष्कृत हो जाता है, जो देश को उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, इमिग्रेंट। अब इसका मतलब आपको देखना है, इमिग्रेंट जैसे देखिए पहले ऑप्शन में ई है लेकिन सी ऑप्शन में आई है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है इमिग्रेंट सेम है। तो इमिग्रेंट का मतलब होता है ना जो बाहर से आने वाला, जो अप्रवासी होता है। जैसे कोई हमारे देश का किसी और देश में चला जाता, अपने देश में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाहर से आने वाला, अप्रवासी बोल देते हैं, ठीक है। और नेटिव का मतलब जो हम लोग मूल निवासी होते हैं, लेकिन इसका तो ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल को हल करिए 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ऑब्लिगेशन मतलब कि कर्तव्य, जो हमारी जिम्मेदारी होता है, स्पेलिंग क्या होता है? OBLI होता है, GATION होता है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जो हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है, कर्तव्य होता है जो हमारी जिम्मेदारी होता है। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज का समीक्षा करना। हम लोग समीक्षा करते हैं तो क्या करते हैं? ओवरव्यू लेते हैं। अपोनेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है। यदि हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारा कोई अपोनेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिद्वंदी या अपोनेंट बोल देते हैं। ऑनमेंट का मतलब क्या होता है साथी? जो मरहम होता है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर। ऑब्लिगेशन में आई होता है, ई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। बताइए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इसमें कोई कुछ एरर है, उसी एरर को आपको बताइए। सी परफॉर्म्ड बैड इन द एग्जाम। बताइए भाई, यहां पे देखिए परफॉर्म्ड क्या है? क्रिया, क्रिया के साथ बैडली या क्रिया विशेषण का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यह क्रिया का वर्णन करता है। बैड विशेषण है भाई, क्या है ये बैड आपका विशेषण, जो कि क्या है? प्रेजेंट आपका परफॉर्म्ड के लिए उपयुक्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? सी बैडली, सी परफॉर्म्ड बैडली इन द एग्जाम होना चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर है, ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, और इसका राइट आंसर दीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फेटिड, इसका उल्टा बताइए। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द उल्टा। फेटिड मतलब क्या होता है? पहले ये आप तो बताइए। फेटिड का मतलब होता है दुर्गंधित, बदबूदार, जो महकता है, बदबूदार जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? फेटिड बोलते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? फ्रेग्रेंट हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। जो महक रहा है, जो भाई महक रहा है, बदबूदार है, उसको क्या कहते हैं? सुगंधित हो जाएगा। और फैटिग्यूड का मतलब क्या होता है दोस्त? थका हुआ, ठीक है। और फाल्स का मतलब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और फैटल का मतलब क्या होता है? जो घातक होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। फेटिड का जो एंटोनिम हो जाएगा वो फ्रैग्रेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आप सभी को वेग का सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। अब वेग का मतलब क्या होता है? जैसे कि स्पष्ट, क्या होता है? स्पष्ट होता है, या तो आप बोल सकते हैं धुंधला जो होता है। क्या होता है भाई? धुंधला भी बोलते हैं। अब इसका आपको पर्यायवाची मतलब कि समानार्थी शब्द बताना होता है। एविडेंट का मतलब कोई एविडेंट स्पष्ट होता है भाई, ये तो होगा नहीं। और पेलुसिड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसके मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्पष्ट, ये नहीं होगा भाई। हैजी मतलब क्या होता है? जो स्पष्ट दर्शाता है, प्रतीकात्मक जिसे हम बोलते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी वेग का जो सिनोनिम्स होगा वो हैजी हो जाएगा। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है भाई? प्रतीकात्मक बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसका तो भाई आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? सॉल्व करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क्ड अस टू आवर एसे फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। बताइए, द टीचर आस्क्ड अस टू आवर
इससे फॉर स्पेलिंग इन ग्रामर एरर, यानी जो टीचर है वो हमसे पूछता है क्या और इससे फॉर स्पेलिंग इन ग्रामर एरर। बताइए, शिक्षक ने हमसे हमारे निबंधों भाई जो वर्तनी है, व्याकरण है, इसको त्रुटियों को क्या करने को कहा। बताइए, रिवाइज करने के लिए बोला होगा भाई, को कुछ तो गलत नहीं है, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस एडवाइस मतलब क्या होता है भाई, सुझाव देना। सुझाव तो देने को लोग कहेगा नहीं भाई। या रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए तो बोलेगा नहीं भाई, पहचानना होता है। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, घूमना। घूमने के लिए तो बोलेगा नहीं भाई, क्या करने के लिए बोलेगा, रिवाइज करने के लिए, यानी ऑप्शन है यहाँ से आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफ्टन ऑडिबली, मतलब कि अपने आप से जो अक्सर सुनाई देने वाली आवाज में बात करने की क्रिया को क्या बोलेंगे। जो अपने आप से अक्सर सुनाई देती आवाज, इस बात की क्रिया को क्या बोलेंगे। बताइए, इस सवाल का तुरंत राइट आंसर दीजिए, क्या बोलेंगे भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप दीजिए फटाफट। जैसे मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, एक तरफा भाषण। ये हो सकता है भाई, एक तरफा भाषण हो सकता है, या आप कह सकते हैं डायलॉग हो सकता है भाई। डायलॉग मतलब क्या होता है, संवाद हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। सॉलिलिक्यू, सॉलिलिक्यू मतलब जो खासकर थिएटर में उपयोग होता है। और सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अकेलापन। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, अकेलापन होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, सभी बताएंगे। जो अपने आप से अक्सर सुनाई देती है आवाज़ में बात करने की क्रिया को क्या बोलेंगे। तो भाई याद रखिएगा, जो खासकर थिएटर में उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिलिक्यू बोलते हैं। यानी सॉल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका विलोम शब्द बताइए, सो का। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, सो का मतलब क्या हो जाएगा भाई, दिखाना होता है, दिखाना होता है, या खुला हुआ होता है। ठीक, कवर मतलब ढकना, यही तो हो जाएगा भाई, खुला हुआ, इसका उल्टा क्या होगा, ढकना हो जाएगा। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है भाई, प्रदर्शित करना। हम जो स्कूलों में पहले एग्जीबिशन होता था तो हम अपना थर्माकोल से बना कर ले जाते थे, तो एग्जिबिट होता था, हम लोग क्या प्रदर्शित करते थे दिखाने के लिए। रजिस्टर मतलब क्या होता है भाई, दर्ज करना होता है। डिस्प्ले मतलब दिखाना होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन है आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे एक्साग्रेट क्या हो जाएगा, अतिरंजना करना होता भाई, इसका स्पेलिंग ठीक है। एकोमोडेट मतलब समायोजित करना, स्पेलिंग ठीक है। एक्सबरेंट का मतलब क्या होता है, उत्साहपूर्ण। पर सर्ब, लेकिन इसका स्पेलिंग क्या होता है भाई, ध्यान रखिएगा, PER होता है। SEVERE होता है भाई, SER नहीं होता भाई यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर सर्ब का मतलब क्या होता है भाई, दृढ़ रहना होता है। क्या होता है, दृढ़ रहना। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। योर सिबलिंग एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट यू यूज टू टेल देम नॉट टू वरी अबाउट इट। अभी सवाल का राइट आंसर बताइए। जैसे साथी एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपके भाई बहन से गलती से आपका कोई पसंदीदा चीज़ क्या है वो टूट जाता है, यानी आपके भाई बहन ने गलती से आपका जो कुछ बिल्कुल फेवरेट है, आपके करीबी है, उसको उन्होंने तोड़ दिया, तो आप उन्हें इस बारे में चिंता न करने के लिए क्या कहेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे। बताइए। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, बिल्कुल ये हो सकता है भाई। जैसे कोई गलती हो जाए तो उसे लेकर चिंता न करने को हम क्या बोलेंगे, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क बोलते हैं। तो इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। प्लस सेलो ब्रुक आर नॉइजी, इसका मतलब कि जैसे कि जल स्रोत पर कहावत बोल देते हैं भाई। ठीक है, और बाइट द बुलेट मतलब कि कठिनाई सहने के लिए, कठिनाई सहने के लिए क्या बोलेंगे, बाइट द बुलेट बोलेंगे। यू आर वॉकिंग ऑन एयर मतलब कि खुश होने के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। 4 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 15 से संबंधित है।
15 उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 48 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो रीजनिंग का सवाल है भाई, इसको सॉल्व करिए। जैसे 4 देखिए 15 से संबंधित है और 15 48 से संबंधित है। आप सभी से 7 का रिलेशन पूछा है, बताइए। पहले तो आपको लॉजिक लगाना है कि 4 जो है वो 15 से कैसे संबंधित होगा। तो इसमें देखिए कैसे लॉजिक है। 4 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हम 15 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 3 करते हैं तो देखते हैं कितना था, 15 गुणे 3 45, 3 48। सेम लॉजिक है भाई, यानी पहले 3 का मल्टीप्लाई फिर प्लस 3 कर रहा है। ठीक है, पहले भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 फिर उसके बाद प्लस 3, तो यहाँ से हमारा लॉजिक बना है। यानी ये जो 7 पूछा पहले तो इसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे प्लस 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 त्रिका 21, 3 24, यानी 7 किससे हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? OD11 एक निश्चित प्रकार से KH15 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार ID5 EH9 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए LK3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। इस बार अक्षर और नंबर साथ में दिया है। जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आपको नंबर को सॉल्व करना है। 11 से 15 यानी इसमें +4 हुआ है, नंबर में +4 हुआ है। अब देखिए O होता है 15, K होता है 11, इसमें -4 हो गया है। D होता है 4 और EH होता 8, इसमें -4 हो गया है। यानी अक्षर में तो भाई -4 हुआ है, लेकिन नंबर में +4 हो गया है। सेकेंड वालों को भी चेक करिए। ID5 है, उसके बाद EH 9 है, तो 5 से 9 देखिए इसमें +4 हुआ है। और I होता 9, E होता 5, यानी इसमें -4 हुआ है। D होता 4, अब यहाँ से EH होता 8, तो इसमें भाई +4 हो गया है। एक सेकंड भाई, इसमें तो +4 हो गया भाई, -4 +4 हुआ है। एक सेकंड भाई, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुई है। OD11 और यहाँ पे KH15 है, इसमें तो +4 था। O आपका 15, K होता है 11, इसमें -4 हुआ है। D होता 4, EH होता 8। तो भाई एक सेकंड, पहले स्टार्टिंग में देखिए आपका -4 है, लेकिन लास्ट के 2 आपका अक्षर है, एक नंबर है, इसमें +4 हुआ है। सेम लॉजिक इसमें था, यानी पहली बार हमने करते समय गलती कर दिया था, तो इसके लिए सॉरी भाई। अब समझ में आ गया। पहले अक्षर में देखिए -4 करना है, लेकिन दूसरे के अक्षर में +4 करना है, और लास्ट के नंबर में भी +4 करना है। यही लॉजिक लगाते हैं जो हमसे पूछा है LK3। पहले लिख लेते हैं भाई, इसमें -4, इसमें +4 और इसमें +4। नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, 7 आंसर आएगा हमारा। K होता है 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 पे O होता है भाई, ठीक। और L होता है 11, 11 में से 4 को हटा देंगे 7, 7 पे G, यानी आपका क्या हो जाएगा? L होता है 12 भाई। आज बहुत गलती हो रही भाई, L होता है 12 होता है ना भाई, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 पे EH होता है भाई, EHO7 हो जाएगा। यानी LK3 का कोड क्या होगा? EHO7, जो कि पहला ऑप्शन, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। K होता है 11 भाई, L होता है 12, M होता है 13, N होता है 14। अब सही हुआ जाकर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें लॉजिक लगा था भाई, तरीका आप सीखिएगा अच्छी तरीके से। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को। एक निश्चित कूट भाषा में गोल्फ को 1286 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और उल्फ को 6428 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में W के लिए कूट क्या होगा? तो साथियों, जैसे GOLF गोल्फ है, इसमें 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया है, 1 2 8 6। उसी प्रकार WOLF उल्फ है, उल्फ में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए भी 4 अलग कोड दिया है। लेकिन हमसे पूछा केवल W का कोड है। जब सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक करते हैं, पहले देखिए गोल्फ में तो W है नहीं, लेकिन केवल उल्फ में है, तो इसमें तो भाई कॉमन वाला मेथड नहीं लगेगा। तो दूसरा मेथड कौन सा लगाते हैं जब कॉमन नहीं मिलता? तो एलिमिनेट का। एलिमिनेट किसको करते हैं? जो ये कोड हुआ होता है, इसको एलिमिनेट करते हैं, और जिसमें W होगा उसी में आंसर आएगा हमारा। इसी उल्फ में हमारा आंसर होगा, क्योंकि W केवल उल्फ में है, तो इसी में हमारा आंसर होगा। या तो 6 आएगा, या तो 4, या तो 2, या तो 8 आ जाएगा। तो चलिए भाई, पहले नंबरों को हम एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए गोल्फ में 2 है, उल्फ में 2 है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। गोल्फ में 8 है और उल्फ में 8 है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 6 गोल्फ में है और उल्फ में 6, तो एक नंबर देखिए W में बच रहा है, 4 बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 48 का C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल हल करी तो क्वेश्चन नंबर 49 को। चलिए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए जरा। ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। इस तरह से एक काफ़ी लंबा चौड़ा वृत्ताकार मेज है, इसमें 7 लोग को हमें बैठाना है। जैसे सवाल बोलेगा वैसे ही बैठाना है, अपने मन से नहीं बैठाना है, ठीक है। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। ए के बाईं ओर से गिनती करने पर ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाईं ओर से गिनती करने पर ए को मान के चलिए हम यहां बैठा देते हैं। ए के बाईं ओर यानी लेफ्ट की बात कर रहा है भाई, तो ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी बी को यहां बैठा देंगे। तभी तो भाई देखिए ए का बाईं साइड में इधर ही होगा, बाईं साइड लेफ्ट साइड ए को, क्योंकि इसका केंद्र ओ है बीच में, तो सब इस बी ओ की तरफ देख रहे हैं, यानी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, राइट इधर हो जाएगा। आप सभी क्लियर हो चुका होगा। ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ये लाइन कंप्लीट है। जी और एफ दोनों ए के निकटतम पड़ोसी हैं। जी और एफ दोनों ए के निकटतम पड़ोसी हैं। अब भाई देखिए जी को हम भाई यहां बना लेते हैं, एफ को यहां बैठा लेते हैं, तभी तो देखिए जी और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ए होगा, बीच में रहेगा, तभी तो जी और एफ दोनों ए के निकटतम पड़ोसी होंगे। ए को हमने बीच में ऑलरेडी बैठा ही दिया था, पहले लाइन में यही सवाल शुरुआत किया हुआ है। तो जी को बगल में, एफ को बगल में, एक कर दिया हमने, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। उसका देखिए सी जो है वो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी ई के ठीक बाईं ओर सी बैठा है। कहां पर बैठा है जाए भाई, सी जो है वो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई के ठीक बाईं ओर सी बैठा है। अगला लाइन को भी पढ़ लेते हैं भाई। डी के दाईं ओर से गिनती करने पर डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी के दाईं ओर से गिनती करने पर डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। जी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है भाई, यानी डी को हम कहाँ बैठा दे भाई, डी को यहाँ बैठा दे, तभी तो देखिए डी को जब हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो देखिए डी के दाईं ओर से गिनती, यानी डी के राइट साइड गिनती करने पर डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति, एक बी ऑलरेडी बैठा है, एक अभी खाली है। ये भी लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए सवाल क्या पूछा था भाई हमसे, एफ के बाईं ओर गिनती करने पर, एफ के बाईं ओर गिनती पर ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अभी एक लाइन अभी नहीं पूरा हुआ है, तो देखिए अभी एक लाइन कौन था भाई, सी जो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब तो साथी अब यहां से ई को कहां पर बैठा दिया जाए भाई, ई को हम लोग कहां पर बैठा जाए, डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ई के ठीक बाईं ओर सी बैठा है। इसमें तो भाई बैठ ही नहीं पाएगा, इसमें तो कहीं बैठने लायक है ही नहीं भाई, ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। यदि हम ऐसा करते हैं कि डी ई एफ के बाईं ओर गिनती पे, यानी एफ के बाईं ओर गिनती पे एफ और ई के बीच में, ई को मान के चलिए दोस्त हम लोग यहाँ बैठा दे तो कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे, नहीं भाई, एफ और ई को मान के चलिए यहाँ बैठा देते हैं भाई, और सी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक। अब देखिए सवाल क्या पूछा था, एफ के बाईं ओर गिनती पर ई और एफ के बीच में, ई एफ यहाँ बैठा, एफ यहाँ, इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे, यानी इसका ऑप्शन बी हो सकता है भाई, इसका बी ऑप्शन हो सकता है भाई। क्यों, इस सवाल का बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। इसी तरह आपको बैठाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, बताइए। यहाँ पे 171 है, यानी हमें भाई LHS बराबर RHS करना पड़ेगा, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। चलिए तो पहला ऑप्शन को उठाते हैं भाई, माइनस और गुणा को बदलते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, उसके बाद हल करते हैं बॉर्ड में स्कीम लगाकर, देखते हैं क्या 171 आएगा। देखिए 39/3 माइनस है तो गुणा में बदल देंगे भाई, 11 प्लस 45 गुणा है तो माइनस बदल देते हैं 17। हमें 171 आंसर लाना है, ठीक है। 3 का भाग 39 में देंगे तो 13 बार में, गुणा 11 प्लस 45 माइनस 17, ठीक। अब देखिए 11 गुणे 13 कितना होगा, 13 दहा में 130, 13 143 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 45 माइनस 17, ठीक। अब देखिए 143 प्लस 145 कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 4 8 188 माइनस 17।
अब देखिए 188 में से 17 को हटाए, 171, पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है भाई, यानी 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहां तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो मुंबई शहर में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीएम ने नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया है? किस राज्य के सीएम ने नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया है, बताइएगा। तो तेलंगाना राज्य ने, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्नलिखित में से वीर नाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वीर नाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को। लूर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लूर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से हरे कृष्ण बेहरा किस नृत्य से संबंधित है? हरे कृष्ण बेहरा किस नृत्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसी से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2008 में शुरू की गई थी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितनी होती है? मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? 10 लाख रुपए है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। लगातार आप सभी के बीच क्लास शाम को 7:30 बजे आएगी और 1-2 दिन बाद आपके लिए पूरे लगभग 3 क्लास हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने किस अनुसूची को जोड़ा था? भारतीय संविधान के पहले संशोधन अधिनियम ने 1951 किस अनुसूची को जोड़ा था? तो भाई 9वीं अनुसूची को जोड़ा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो 68.8%, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक किस शहर में अनावरण किया गया? भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक किस शहर में अनावरण किया गया? तो भाई ये बेंगलुरु शहर में किया गया, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड into 4 segment. Identify the segments that contains a grammatical error. बताइए। The following sentence has been divided into 4 segment. यानी ये आपका जो फॉलोइंग सेंटेंस दिया है 4 खंड में विभाजित किया गया है। आपको जो 4 खंड दिया इसमें कि आपका ग्रामेटिकल एरर है, तो उसी ग्रामेटिकल एरर को बताना है। बताइए, जैसे देखिए, ही हैव वर्कर्स फ्रॉम आयरलैंड एंड फ्रांस इन हिज फैक्ट्री। इसका मतलब कि उनके कारखानों में ना आयरलैंड और फ्रांस के श्रमिक काम करते हैं। तो साथी ध्यान से देखिए, ही हैव यहाँ पे लिखा है, कभी आपने देखा है कि ही के साथ कभी हैव लगता है? बताइए भाई, ही के साथ क्या लगता है? सिंगुलर लगता है, सी लगता है। हैज का प्रयोग होता है भाई, सिंगुलर होता है, एक वचन है, लेकिन यहाँ पे तो बहुवचन प्रयोग कर दिया भाई। आप जानते हैं कि आई के साथ वी, यू लगता है, वी लगता है, दे लगता है, जो कि बहुवचन होता है भाई। ये तो पहला ही आपका खंड क्या है क्या है भाई? ग्रामेटिकल एरर है, यानी ही है आपका क्या है भाई? ग्रामेटिकल एरर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाई ही क्या है आपका? एक सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग है, न कि हैव का। हैव तो एक बहुवचन होता है भाई।
अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सरिता स्पीक्स फ्रेंच बेस्ट, बताइए क्या बनेगा राइट आंसर। आपको बेस्ट का बिल्कुल अंडरलाइन सेगमेंट बताना है, बताइए क्या बनेगा। बेस्ट की जगह क्या बेटर होगा, रोस्ट होगा, वेल होगा, गुड होगा। सरिता स्पीक फ्रेंच वेल होना चाहिए भाई, क्यों, हमारे हिसाब से वेल आपका ठीक है, क्योंकि भाई बेस्ट को वेल अच्छी तरीके से बदला जा सकता है, क्योंकि सरिता अच्छी तरीके से फ्रेंच बोलती है। बेटर और गुड क्या है भाई, गलत है यहाँ पे। बेटर और गुड क्या है, गलत है, क्योंकि भाई जो अब ये क्रिया होती है ना, स्पीक्स को सही ढंग से संशोधित नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, सरिता स्पीक फ्रेंच वेल होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व करिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इंटरवाइंड, अंतर संबंधित, अंतर संचित बोल सकते हैं, अंतर संबंधित बोल सकते हैं, ये आपका स्पेलिंग ठीक है। कंपटीशन का स्पेलिंग चेक करिए, सही है क्या, कंपटीशन, बिल्कुल सर जी सही लग रहा है। रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट मतलब क्या होता है भाई, प्रतिपूर्ति होता है, क्या होता है, प्रतिपूर्ति होता है, स्पेलिंग ठीक है भाई। कॉमोडेशन का मतलब क्या होता है भाई, कमेंडेशन का मतलब क्या होता है भाई, जो आपका प्रशस्ति होता है, प्रशंसा होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग COEM होता है भाई, ENDATION, कमेंडेशन मतलब कि प्रशंसा, प्रशस्ति। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64, इस सवाल का राइट आंसर बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बेल्स एंड विसल्स, बताएंगे। इस सवाल का राइट आंसर जो बताएगा भाई समझ जाएंगे, उसकी इंग्लिश की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है, बताइए। जैसे भाई बेल्स एंड विसल का मुहावरा, जैसे कि बेल एंड विसल की बात करेंगे तो जैसे भाई आपका आकर्षक होता है, लेकिन बिल्कुल अनावश्यक सुविधाओं के लिए, अच्छी तरीके नहीं, यानी अट्रैक्टिव है बट अननेसेसरी फीचर एडेड टू प्रोडक्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, अट्रैक्टिव है लेकिन भाई कोई काम का नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेल एंड विसल बोलेंगे, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार होता है। अब इसका विलोम शब्द बताइए। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चतुर होता है। नीडी का मतलब क्या होता है, जरूरतमंद होता है। कंसिडरेट का मतलब क्या होता है, विचारशील होता है। मीन का मतलब क्या होता है, मतलबी होता है। यानी भाई जैसे उदार है तो इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मतलबी, उदार का मतलब मतलबी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब क्या होता है भाई, अन्याय होता है, ठीक है। तो अन्याय का पर्यायवाची शब्द बताइए। कॉम्प्लेसेंसी हो सकता है भाई, आत्मसंतुष्टि, जिसे हम लोग आत्मसंतुष्टि बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेसेंसी। डिमांड मतलब मांग जो हमारी होती है, मांग बोलते हैं। इक्वलिटी मतलब समानता जो होता है, बिल्कुल सामान्य। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव होता है भाई। देखिए हमने आपको क्या बताया, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द बताना होता है, यानी इनजस्टिस अन्याय, तो उसके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव, यानी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा भाई इनजस्टिस का सिनोनिम्स। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब जैसे कि असहज व्यक्ति, जैसे अजीब महसूस करना, जैसे आप किसी जगह गए, आपको वह स्थान आपके अनुसार ठीक नहीं लग रहा है, आप बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं, आप वहाँ रहने के अयोग्य नहीं हो पा रहे हैं, आपको वो वातावरण अच्छी तरीके से फील नहीं हो पा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिश आउट ऑफ वाटर बोलेंगे, यानी अजीब महसूस करना। तो इसको क्या बोलेंगे, टू बी आउट ऑफ प्लेस बोलेंगे, टू बी आउट ऑफ प्लेस बोलेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर है, ओके। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड, यानी द वेदर, वेदर का स्पेलिंग आपका ठीक वही हो जाएगा, राइट आंसर WEATHER, यानी पहला ऑप्शन। द वेदर टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड भाई, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 को।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इरूडिट, इरूडिट का मतलब क्या होता है? विद्वान होता है, ठीक है। इरूडिट का मतलब होता है मेरे दोस्त विद्वान। तो इसका बताइए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्ट्रांग मतलब शक्तिशाली, एजुकेट का मतलब साथ ही शिक्षित होता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार होता है, हम्बल मतलब विनम्र। विद्वान का मतलब क्या होता है? हम्बल यानी बिल्कुल विनम्र। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फॉरबिडन का विलोम शब्द बताइए। निषिद्ध यानी रोकना किसी चीज को, निषिद्ध मतलब रोक देना, बताइए। प्रोटेक्ट संरक्षित करना, सहायता करना। बैंड मतलब भाई एंटोनिम बताना है, बैन मतलब क्या हो जाएगा भाई? रोक देना, ये तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा भाई। प्रिवेंट मतलब रोका गया, हो सकता है नहीं भाई, हमें इसका उल्टा बताना है, यानी अलाउ कर देना, यानी अनुमति दे देना भाई। तो डी ऑप्शन इस साल का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों फाइनली ये 70 क्वेश्चन आपका पेपर के लिए हमने कंप्लीट करा दिया। तो साथियों आप बताइए, आप सभी का आज के इस सेशन से 70 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा आपको 70 क्वेश्चन में से लगभग आपका जो टारगेट था 55 क्वेश्चन उसको आपने पूरा किया होगा। यहाँ से डेली क्लास आप सभी को करना है बहुत ही शानदार तरीके से, लगातार आप सभी के बीच क्लास रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, ओके। और भी कोई डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी प्रश्न आपको न समझ में आया वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।